जय हिंद, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे उम्मीद करते हैं, और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आने वाली वैकेंसियों में दमदार तरीके से आप ही का सिलेक्शन होगा। जुड़े रहिए हमसे और पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। कैसे होगा, क्या होगा, हम हैं आपके साथ। आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। वैकेंसियाँ भी बहुत सारी हैं। 5,000 वैकेंसी यूपी में हैं, जिनका फॉर्म अभी 27 तारीख लास्ट डेट है, तो उसमें फॉर्म अप्लाई कीजिए आप सब लोग। और बिहार में 15,000 फिर आने वाला है वैकेंसी, तो इसमें आप लोग बैठिए। पर तैयारी अब शुरू से करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, ऐसे नहीं होगा। तो अब हम ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए आपका क्लास चालू करते हैं। कल हमने पढ़ा दिया था परिभाषा, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, वो हम बता दिए थे। और आज हम पढ़ाएंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। देखिए, ग्रोथ को कौन कौन से फैक्टर है जो प्रभावित करते हैं, इसमें दो मेन भाग हैं। जैसे एक तो हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर, और एक हो गए हमारे अनुवांशिकी फैक्टर। अनुवांशिकी का मतलब आप समझते हैं, जो जन्म से हमारे साथ कुछ लक्षण आ जाते हैं, उन्हें जन्मजात लक्षण या हेरिडिटरी लक्षण भी उनको बोला जाता है। अब ये जेनेटिक के द्वारा जो हमारे कुछ ऐसे लक्षण हमारे माता पिता से आते हैं, जो जन्मजात होते हैं, उन्हीं को हम हेरिडेटरी लक्षण या जन्मजात लक्षण बोलते हैं। कुछ एनवायरमेंटल का मतलब है जो वातावरण कैसा, कि जो बच्चा माँ के पेट में रह रहा है उस समय माँ किस तरह के वातावरण में रह रही है, या जन्म के बाद जो बच्चा है वो किस तरह के एनवायरमेंट में रह रहा है, उसकी वजह से जो भी प्रभाव बच्चे पे पड़ते हैं उनको हम ग्रोथ को प्रभावित करने वाले फैक्टर कहते हैं। या हम कह सकते हैं वृद्धि जो है उसको प्रभावित करने वाले लक्षण। ठीक है, हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले लक्षण। तो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से लक्षण हैं, उनके बारे में आप डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टरों के बारे में, तो इनको हम मेनली सबसे पहले हम टॉपिक डाल देते हैं। टॉपिक आज का हमारा है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कारक। और यदि हम इसको इंग्लिश में लिखे तो क्या लिखेंगे? इंग्लिश में भी लिख सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कौन कौन से कारण यहाँ हमारे ग्रोथ को, वृद्धि को और विकास को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले कारक, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, मेन रूप से दो तरह के फैक्टर अभी हम बताए हैं मुख्य रूप से। तो देखिए, पहला हो गया अनुवांशिक या वंशानुगत, और दूसरा कौन सा है? वातावरणीय।
वातावरणीय। अब देखिए वातावरणीय और आनुवांशिकी, अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको इंग्लिश भी इनका लिख लीजिए कई बार, जेनेटिक, और दूसरा नाम इसका हो गया हेरेडिटरी, ठीक है, जेनेटिक्स या हेरेडिटरी। वातावरण को तो सब जानते हैं, एनवायरमेंट, मेंटल, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, दो फैक्टर मुख्य रूप से हो गए, जेनेटिक्स और एनवायरमेंट। अब देखिए जेनेटिक्स में कौन कौन से कारण हैं जो हमारे विकास को और जो है वृद्धि को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले जेनेटिक्स फैक्टर की हम बात कर लेते हैं, जिनमें जन्मजात लक्षण। अब जन्मजात लक्षण, और इन जन्मजात लक्षणों को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इनको कहेंगे इनहेरिडिटरी। अब भाई जन्मजात ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो प्रभावित करते हैं, भाई जन्म से कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हमारे माता पिता से मिलते हैं। 99% बहुत सारे लक्षण ऐसे जो मिलते हैं, पर 1-2% ऐसे लक्षण हैं जो नहीं मिलते हैं। इसीलिए नहीं मिलते हैं, इसीलिए आपस में थोड़ी विभिन्नताएं होती हैं, पर उनका जीन अपने माता पिता से मिलता है, ठीक है। अब जैसे कि बालों का रंग हो गया, आंखों का रंग हो गया ना, ये चीजें है ना। फिर इसके बाद दूसरा हम बात करते हैं विकृत जीन। देखिए इनके बारे में अलग से चैप्टर है, वहाँ इनको डिटेल से पढ़ाएंगे, पर यहाँ प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में इतना बात कर रहे हैं, ठीक है। विकृत जीन्स की बात कर लेते हैं, और इंग्लिश में इनको कहेंगे डिफेक्टिव जीन्स। अब देखिए डिफेक्टिव जीन्स का मतलब है जो हमारे जीन है वो उनमें कुछ जो है कि कमी हो जाना है या वृद्धि हो जाना है, यानी जीन किसी भी तरह से डिफेक्ट हो गया, यानी जो विकृत हो गया। अब इसमें जैसे कि कुछ बीमारियां हो जाती है, जैसे हम बात कर लेते हैं, देखिए जैसे थैलेसीमिया हो गया, कुछ बीमारियां हैं इनको जो जीन के डिफेक्ट की वजह से होती हैं, इनका एग्जाम्पल देखो, थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, और इस तरह से जो है गैलेक्टोबैसिलस, बहुत सारे हैं और भी हैं, पर इतना यहाँ आपको जो है कि याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन बीमारियों के बारे में स्पेशल ही हम पीडियाट्रिक्स में जो है इनका बीमारियों का टॉपिक है, तो एक एक को डिटेल से बीमारी को पढ़ाएंगे, केवल यहाँ समझाने के लिए कि ये आनुवांशिक वंशानुगति में कौन कौन से कारण हमारे विकास और वृद्धि को प्रभावित करते हैं, उसके लिए खाली है। ऐसा नहीं है कि सर ने 2 लाइन लिखवाई है, इतना सा तो ये क्यों लिखवाया, तो इसका मतलब यही है कि हम आगे इसको डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। अब तीसरा हम बात करते हैं गुणसूत्रीय असमानता। गुणसूत्रीय असमानताओं की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि हो गया डाउन सिंड्रोम हो गया, और कौन कौन सा हो गया, डाउन सिंड्रोम, क्लोनफेक्टर सिंड्रोम, है ना, इस तरह से टर्नर सिंड्रोम, और भी हैं कई, पर जो एग्जाम्पल के लिए 1-2 आप समझ सकते हैं, बस बहुत है इतना ही। फिर है वृद्धि, कुछ कारण ऐसे भी हैं जो वृद्धि की क्षमता है उसको और भी प्रभावित करते हैं, जैसे कुछ पेरेंटल पोटेंशियल जो है उनमें, तो इसमें कोई ज़्यादा लिखाने की जरूरत नहीं है, वृद्धि क्षमता में सब इसी में आ गया, वैसे ऊपर जो है रहने दो इसको। अब गुणसूत्रीय असमानता का यदि इंग्लिश आपको लिखना है तो लिख लो
क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, ठीक है, क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी। क्रोमोसोम का मतलब ही क्या होता है, गुणसूत्र होता है। ये तो हमने किसकी बात की, अभी हमने बात की है आनुवांशिकी या वंशानुगत फैक्टरों के बारे में बात की। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, साफ कर देते हैं इसको। अब बात करेंगे हम वातावरणीय कारकों की, या कहे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करते हैं। देखिए एनवायरमेंटल फैक्टर जो है इनको आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है। अब दो भाग कौन कौन से हैं देख लीजिए। एक तो माँ के पेट में जब बच्चा रहता है वो वाला समय, जिसको हम कल भी बताए थे प्रीनेटल पीरियड, जिसको हम प्रसव पूर्वक कारक, प्रीनेटल फैक्टर। और दूसरा है प्रसवोत्तर कारक, यानी प्रसव पूर्वक कारक को प्री नेटल फैक्टर बोल देंगे, इसको पोस्ट नेटल फैक्टर बोल देंगे, पोस्ट नेटल फैक्टर, ठीक है, पोस्ट नेटल और प्री नेटल। अब प्रसव पूर्व कारक की जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, अब इनको आगे जो है देख लीजिए। प्रसव पूर्व कारक में अब एडिंग को इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब प्रसव पूर्व कारक में जैसे कि वो समय जो बच्चा मां के गर्भ के अंदर पल रहा होता है या रहता है, उस समय को हम प्रसव पूरक कारक बोलते हैं, ठीक है। ये चीज तो आपको समझ में आई गई है। अब हम अभी बता रहे थे प्रसव पूर्व कारक। प्रसव पूर्व कारक की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से आते हैं देखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मां का पोषण। मां पोषण यानी मां को अच्छा पोषण मिल रहा है तो बच्चे में भी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से होगा। अगर मां को पोषण सही से नहीं मिल रहा है तो बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। यानी गर्भ के अंदर जब बच्चा है, यानी 9 महीने का जब बच्चा 9 महीने जब माँ के पेट में है तो उस समय माँ को पोषण अच्छा मिलना चाहिए। पोषण नहीं मिलेगा सही से तो वो कहीं न कहीं जो है बच्चे में डिफेक्ट आएगा। माँ का पोषण और इंग्लिश में क्या कहेंगे, मैटरनल न्यूट्रिशन। क्या कहेंगे, मैटरनल न्यूट्रिशन। अब मैटरनल न्यूट्रिशन की वजह से उसमें जैसे कि जैसे क्या होता है कि जिस माँ को अच्छे से भोजन नहीं मिलता है तो ऐसा जो बच्चा है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटर यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। यानी ऐसा समय जब बालक जो है या कहे कि इन्फेंट माँ के गर्भ में रहता है तो उस समय न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो ऐसी कंडीशन को इंटर यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं और शॉर्ट में IUGR कहते हैं, ठीक है। यानी यूट्रस के अंदर ही ग्रोथ का क्या होगा, रिटार्डेशन का मतलब हो गया कमी हो गया, ठीक है। यानी बच्चा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाया। और अधिकतर ऐसे बच्चे LBW होते हैं। कैसे होते हैं, LBW होते हैं। LBW का मतलब होता है लो बर्थ वेट, और हिंदी में क्या कहेंगे, सीधा सा है कम वजन
वाले शिशु, है ना, या बच्चा जो बोले कम वजन वाला शिशु, ठीक है, LBW होते हैं। ऐसे बच्चे जिन माँ को, जो माँ गर्भवती हैं, उनको यदि भोजन अच्छे से नहीं मिलता है, पोषण अच्छे से नहीं मिलता है, तो उनके अंदर IUGR यानी इंटर यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन उनके बच्चों में होती है। और साथ साथ में LBW भी वो बच्चे होते हैं, यानी उनका जो वजन है बच्चों का बहुत कम होता है। नॉर्मली कितना होना चाहिए, 2.5 kg से 3.5 kg के बीच में एक जो माँ है बच्चे को जो जन्म दे रही है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, तो इस रेंज के अंदर वो आना चाहिए। जब प्रसव प्रक्रिया के समय जब वजन तोलते हैं, वेट करते हैं, तो इस समय 2.5 kg से 3.5 kg के बीच में बच्चे का वजन होना चाहिए। अब आगे ये माँ के पोषण की बात हो गई। दूसरी हम बात कर लेते हैं माँ का संक्रमण। देखिए, माँ यदि किसी बीमारी का माँ में संक्रमण हो गया तो भी बच्चा का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, ग्रोथ डेवलपमेंट रुक जाएगा या प्रभावित हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मैटरनल इन्फेक्शन। क्या कहेंगे इंग्लिश में, मैटरनल इन्फेक्शन, ठीक है, माँ में संक्रमण। अब माँ में जब भी संक्रमण होगा तो माँ के संक्रमण की वजह से बच्चे में बहुत सारे जैसे कि इफेक्ट आ जाएंगे। जैसे मैटरनल इन्फेक्शन की वजह से क्या क्या हो सकता है, टॉर्च जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे टॉर्च इन्फेक्शन, TORCH। टॉर्च का मतलब समझ रहे हैं, T का मतलब होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। देखिए, आपको कहे कि सर इसका हिंदी, तो भाई इसका हिंदी कुछ नहीं है, इसको ही आप ऐसे लिख सकते हो, टॉक्सोमोसिस, ठीक है। इसका हिंदी कुछ नहीं है, यही इसी का इस तरह से आप लिख सकते हैं, खाली यही उपाय है और कुछ नहीं है। और देखिए टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है, आर, ये TO का मतलब होगा टॉक्सोप्लाज्मोसिस। R का मतलब क्या होता है, R4 होता है रूबेला। क्या होता है, रूबेला, ठीक है। अब इसका हिंदी वही, ठीक है, ऐसे ही। और इसी तरह से जो है C4 होता है, C का मतलब होता है साइटोमेगेलो वायरस। और इसी तरह H4 HIV, ठीक है ना। इस तरह सॉरी हर्पीस सिंप्लेक्स, है ना, हर्पीस सिंप्लेक्स। इस तरह की बच्चे में क्या हो जाती है, टॉर्च इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से जो है कि ये बीमारियां उस बच्चे में हो सकती हैं, ठीक है। और भी कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जैसे HIV हो सकता है, E. कोलाई का इन्फेक्शन हो सकता है। इस तरह के इन्फेक्शन बच्चे में हो सकते हैं और ये बीमारियां हो सकती हैं। अब आगे हम बात करते हैं इसके बाद, जैसे कि बच्चा जो है, जैसे हम बात करेंगे, माँ यदि कोई नशीले पदार्थों का सेवन करती है, बिल्कुल, तो उसमें भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं। जो माँ जो है नशा करती हैं, तो उनको कहेंगे माँ द्वारा नशीले पदार्थों का या माँ यदि नशीले पदार्थों का उपयोग करती है यार, तो इंग्लिश में इसका इंग्लिश क्या होगा, मैटरनल। देखिए बायलिंगुअल पढ़ा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बता रहे हैं, डबल मेहनत हो रही है, तो ध्यान से पढ़िए। मैटरनल सब्सटेंस एब्यूज, ठीक है, इसका इंग्लिश हुआ। अब जैसे कि कोई माँ शराब का सेवन कर रही है
हेरोइन ले रही है, कोकेन ले रही है, ठीक है, और इनका यूज कर रही है, तो उस बच्चे में या उनके द्वारा जो बच्चा होगा उसमें कुछ बीमारियां जन्म से आएंगी, जन्मजात बीमारियां हो जाएंगी। कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? एक NAS करके बीमारी होती है। NAS का मतलब क्या होगा? तो देखिए, नियोनेटल एब्सटेंस सिंड्रोम नाम का बीमारी उसमें हो जाएगा। अब ये क्या होता है, देखिए भाई, ये सब जो है ना, आगे बीमारी का पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे तो वहाँ सारी चीज़ें बताएंगे। खाली यहाँ एक तरीके से आइडियल ये देख लो कि यहाँ मान के नशीले पदार्थ सेवन करने से ये नाम की बीमारी होती है। बीमारी का नाम याद खाली कर लो, ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ करना है आपको। फैक्टर अफेक्टिंग बता रहे हैं, बाकी बीमारी के बारे में डिटेल से आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। FAS, जैसे कि FAS का मतलब होता है F फॉर फीटल, न्यूनेट का मतलब शिशु, ठीक है, फीटल एल्कोहल सिंड्रोम, इस तरह का बीमारी बच्चे में हो जाएगा, ठीक है। ये प्रसव पूर्व अगर माँ नशीले पदार्थों का यानी मैटरनल सब्सटेंस का उपयोग करती है, यानी कि शराब, हेरोइन, कोकीन वगैरह यूज करती है, तो उसमें न्यूनेटल एब्सेंस सिंड्रोम हो सकता है या फीटल एल्कोहलिक सिंड्रोम उसमें हो सकता है। अब आगे हम जब बात करते हैं, यानी माँ यदि कुछ दवाओं का सेवन कर रही है, माँ किसका सेवन कर रही है? कुछ मेडिसिन्स का सेवन कर रही है, जैसे जिनको कहते हैं मैटरनल इंटेक ड्रग्स या माँ द्वारा औषधि सेवन, ठीक है। अब भाई माँ बीमार हो गई तो दवा भी लेनी पड़ेगी, पर कई बार दवाओं के इतने साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि जो माँ के पेट में जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा देखने की होती है, क्योंकि शुरू के जो 3 महीने होते हैं उस समय ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है वो होती है बच्चे में, यानी कि बच्चे के अंग बनना शुरू हो जाते हैं। तो अगर उस समय कोई दवा का प्रभाव या गलत दवा बच्चे माँ ले लेती है तो उसका प्रभाव बच्चे में आ जाता है और जन्मजात विकृतियाँ उसमें हो जाती है, क्योंकि दवाओं के प्रभाव से अंग जो बनते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं या डिफेक्टेड हो जाते हैं। तो बहुत सारे अंग बनते ही नहीं है, बनते हैं तो जो है गलत तरीके से बन जाते हैं, प्रॉपर अपनी जो स्ट्रक्चर है उसमें जो नहीं बनते हैं, या इसको क्या कहेंगे, अगर कुछ जैसे और देखना, जो माँ औषधि का सेवन करती है मैटरनल एज में, उन दवाओं का जो प्रभाव होता है उस प्रभाव को क्या कहते हैं? टेरेटोजेनिक। क्या कहते हैं ऐसे प्रभाव को? क्या कहते हैं? जो ड्रग्स का प्रभाव होता है माँ के गर्भ में, उस प्रभाव को कहते हैं टेरेटोजेनिक प्रभाव, ठीक है। अब ये जैसे कि कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं कौन कौन सी दवाइयों का बहुत ज़्यादा होता है, जैसे डेलाटीन, टेरिडोन, एमिनोपेट्रिन, है ना। इनका दवाओं का जो है बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है शरीर पे। और जो ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया है, ऑर्गेनोजेनेसिस यानी अंगों के बनने की प्रक्रिया, अंगों के बनने की प्रक्रिया, ठीक है, वो क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है, अंग उसमें सही से नहीं बनते हैं। फिर और भी होता है क्या? बिल्कुल, और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं जिनको
मैटरनल इलनेस भी हो सकता है, यानी और भी कुछ बीमारियां हो सकती है। मैटरनल इलनेस का मतलब जैसे कि माँ जो है उसमें एनीमिया हो गया है ना, खून की कमी जिसको कहते हैं, हो सकता है। अब इन सबको जो है माँ की बीमारियां और क्या हैं देखिए, माँ की बीमारी, माँ की बीमारियां की बात जब करते हैं तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, मैटरनल इलनेस। अब मैटरनल इलनेस की जब बात कर रहे हैं तो मैटरनल इलनेस में जैसे कि हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का मतलब समझ रहे हैं, जब तनाव बढ़ जाए है ना तो उसको क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन, यानी बीपी का बढ़ना। ठीक है, तो इस समय कितना हो जाता है, 130 जो है से ऊपर यदि बीपी चले जाता है तो वो हाइपरटेंशन में आता है। ठीक है, अभी हाइपरटेंशन के बारे में वो आगे देखेंगे, सारा यहीं नहीं कर लेना है पूरा आज ही, जहाँ जो टॉपिक पढ़ाना है वहाँ उसी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हाइपरटेंशन हो सकता है, प्री एंक्लेम्सिया हो सकता है, एक्लेम्सिया। देखिए वैसे हाइपरटेंशन का ही एक तरह का ये एग्जाम्पल है प्रियंक्लेम्सिया। इसमें सीजर वगैरह माँ को आ जाते हैं, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ है उसके सीजर है, जैसे धुजनी जैसा लगता है उसको, शरीर हिलने लग जाता है, दांत जो हैं उनको मुंह को जो है जबड़ा पूरा जकड़ जाता है, इस तरह की जो प्रक्रिया होती है वो प्रियंक्लेम्सिया में आता है। पूरा प्रियंक्लेम्सिया, हाइपरटेंशन, ये हम ओबीजी के अंदर डिटेल से पढ़ाएंगे। ओबीजी को भी स्टार्ट करने वाले हैं 2-4 दिन में, तो वहाँ ये सब पढ़ाएंगे ना, वहाँ का ये टॉपिक है। एनीमिया भी हम ओबीजी में पढ़ाएंगे। ठीक है, एनीमिया इस तरह से, और ये बीमारी माँ को हो सकती है मेन रूप से। अब आगे देखते हैं, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब ये हो गया। अब देखिए प्रसव पूर्व कारक हमने बता दिए। अब प्रसव के पश्चात के कारण, प्रसव के पश्चात के कारण हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अब प्रसव के पश्चात क्या क्या हो सकता है, प्रसव कारक, ठीक है, या पोस्ट नेटल फैक्टर। ठीक है, अब पोस्ट नेटल फैक्टर में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स की बात करते हैं तो हार्मोन्स में जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हार्मोन स्रावित करती है, जैसे सोमेटोट्रोपिन, और इसका दूसरा क्या नाम है, इसका नाम वृद्धि हार्मोन, या इसको ही हम क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन ये क्या करता है, जैसे बच्चे में ज़्यादा स्रावित हो जाए तो एक बीमारी है वो हो जाती है दैत्य आकार का, यानी बहुत, जैसे कि जो है बहुत लंबा तगड़ा अगर हो जाता है व्यक्ति तो उसको जिगांटिज्म कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं दैत्याकार। और यदि ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए, यानी ग्रोथ हार्मोन नहीं मिले, तो उसको क्या कहेंगे, ड्वार्फिज्म या
कमी की, ये तो ज़्यादा की वजह से, ग्रोथ हार्मोन की ज़्यादा की वजह से तो होता है जिगांटिज्म या देताकार। दूसरा है कमी, ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से क्या हो जाता है, बौनापन, या इसी को कहते हैं ड्वार्फिज्म। अब देखिए अब इन दोनों को भी डिटेल से एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, शुरू में हमने बता दिया क्योंकि ये थोड़ा सा अभी इंट्रोडक्शन सा ही क्लास का चल रहा है। अभी मेन जो क्वेश्चन आने चाहिए उसमें 2-4 चीज़ें हैं वैसे आने की, बाकी ज़्यादा अभी तक नहीं है ऐसा जो कोई एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर भी एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए करवाना हमारा ज़रूरी है, दायित्व की करा देते हैं, ठीक है। फिर हार्मोन, कौन कौन से हार्मोन, और भी कौन से हार्मोन हो सकते हैं, जैसे थायराइड हार्मोन है ना, थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड के द्वारा, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन है, कल भी इसको बता दिया। यदि कम स्त्रावित होगा तो बच्चे में ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, है ना, ये सब बता दिया। और सेहत में और वाइट जैसी समस्या हो सकती है ना। कुछ जैसे सेक्स हार्मोन जो उनको कहते हैं लिंग हार्मोन, ये नहीं बनेंगे तो बच्चे में जो है कि इनफर्टिलिटी भविष्य के अंदर हो सकती है ना, यानी बांझ रह सकता है। तो इस तरह से जो है बच्चे में हार्मोन का भी प्रभाव रहता है। अब हार्मोन के प्रभाव हो गए, अब देखिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, न्यूट्रिशन का, पोषण, न्यूट्रिशन। जब भाई हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, अब बच्चा को सबसे पहले शुरू के 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना चाहिए, और 6 महीने के बाद उसको जो है माँ के दूध के साथ खाना देना चाहिए, सॉफ्ट डाइट मेन रूप से देना, विंगनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है, अगर 6 माह तक माँ का दूध अच्छे से नहीं बच्चे को पिलाएंगे तो बच्चा, उसका ग्रोथ जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसके साथ फिर अगला पॉइंट है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, जैसे कि बचपन के रोग और इनको कह सकते हैं चाइल्डहुड इलनेसेस। चाइल्डहुड इलनेस की जब हम बात करते हैं तो देखिए बच्चे में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहले मेन 2 बीमारी के बारे में यहाँ बता रहे, जैसे निमोनिया, भाई ये क्वेश्चन निमोनिया के बारे में ज़रूर एग्जाम में पूछेगा। कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चों की मृत्यु कौन सी बीमारी से होती है, तो क्या करना है, निमोनिया। दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चों की मृत्यु निमोनिया के कारण होती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर पूछ ले भारत के अंदर कौन सी बीमारी की वजह से सबसे ज़्यादा बच्चों की मृत्यु होती है, तो भाई उसका नाम है दस्त रोग, और हिंदी में कैसा दस्त रोग, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, डायरिया। इसकी वजह से भारत में सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है, और दुनिया की बात करेंगे तो निमोनिया की वजह से। यानी टोटल बीमारियां का लगभग 16 से 18% जो मृत्यु है, जितनी मृत्यु हो रही है उनमें निमोनिया और 15% के आसपास के डायरिया है। तो
तो ये इनका रेशो है। ठीक है। अब इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ सामाजिक या सोशल इकोनॉमिक फैक्टर भी प्रभावित करते हैं। जैसे जिसके पास संसाधन होते हैं सब तरह के, तो उस वहाँ बच्चे अच्छे से विकसित होते हैं। संसाधनों की कमी होती है, कच्ची झोपड़ी में बेचारा रह रहा है, ये एक बच्चा एक अच्छे घर में रह रहा है, अच्छे न्यूट्रिशन मिल रहा है, रहन सहन खान पीन संगत, तो उसका भी कहीं ना कहीं उसमें प्रभाव आता है। यानी जो है कौन सा पॉइंट है, जो भी है पॉइंट आप डाल लेना, जिसको हम कह सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है, वो भी एक बात जो है निर्भर करती है विकास के ऊपर। ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ कारण हैं जिनकी बात करते हैं। आपसी संबंध, आपसी संबंध जैसे किसी बच्चे के माता पिता में रोज ही झगड़ा होता है, इंटर पर्सनल रिलेशनशिप, यानी ऐसा कुछ माता और पिता दोनों ही जैसे गवर्नमेंट सर्विस में या प्राइवेट जॉब करते हैं, तो उनके बच्चों में इस तरह का जो IPR अच्छे से नहीं हो पाता। कारण ये है कि दोनों हस्बैंड वाइफ जैसे वर्कर हैं, तो उनको समय नहीं मिल पाता, तो बच्चे का केयर अच्छे से वो लोग नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका अपने बच्चों के प्रति अटैचमेंट जो है सही से नहीं होता, तो उनका कहीं ना कहीं IPR में डिफेक्ट रहता है, और कुछ जिसके कारण कुछ बच्चे गलत संगतों में भी पड़ जाते हैं, आपसी संबंध उनमें प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है। तो बच्चों को भी समय जो है भी देना चाहिए, माँ बाप को जो है पर्याप्त समय देंगे, तभी आपस में बच्चे और माता और पिता में क्या होगा, भावनात्मक जुड़ाव होगा, भावनात्मक जुड़ाव होगा। ठीक है। ठीक है। इमोशनल अटैचमेंट जब भी होता है, नहीं तो क्या होगा, बच्चे जो है बच्चों को अच्छे से प्यार नहीं मिलेगा, तो बच्चे कहीं ना कहीं जो है साइकोलॉजिकल या कहे मानसिक एवं व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है। उनमें अगर बच्चों को समय माँ बाप नहीं देंगे, तो कहीं न कहीं जो है उनमें मानसिक और व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न होगी। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा कल्चरल या कहे कि सांस्कृतिक प्रभाव। देखिए, जैसे बच्चा जिस कल्चर में रहता है वो बच्चे को सिखाया नहीं जाता, बच्चा अपने आप सीख जाता है। तो इसका मतलब है कि अपना जैसे कैसा खान पीन है, कैसा रहन सहन है, ये सांस्कृतिक प्रभाव जो है बच्चा अपने माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ, सोसाइटी में रहते हुए अपने आप सीखता है। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे कहीं न कहीं जो है ग्रोथ और हमारा जो डेवलपमेंट है या कहे कि वृद्धि और विकास है उसको प्रभावित ये करते हैं। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं आज। अब देखिए कब हमको ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, किस समय हमारा वजन कितना होना चाहिए वो सब हम देखेंगे। वृद्धि और विकास का हम आकलन कैसे करें, हमको पता तो होना चाहिए जन्म के समय वेट कितना होना चाहिए, दांत कब आने चाहिए, कब बच्चे की हाइट कितनी होनी चाहिए, बुद्धि कितना होना चाहिए। ये जो चीज़ है यानी नॉर्मल डाटा जब तक हमको पता नहीं होगा तो एबनॉर्मलिटी का कैसे पता करेंगे। तो वो चीज़ें अब हम पढ़ेंगे, यानी हम किस तरह से जो है
एक बच्चे को जान सकते हैं कि बच्चा एकदम फिट है समय के अनुसार या अनफिट है। तो देखिए सबसे, अब हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग चेंज कर लीजिए, वो तो प्रभावित करने वाले कारक थे। अब हमारा अगला हेडिंग जो है वृद्धि और विकास का आकलन कैसे करना है, उस पर हमारा ये हेडिंग है, वृद्धि और विकास को कैसे आकलन करेंगे। तो लिखिए वृद्धि एवं विकास का आकलन, वृद्धि एवं विकास का आकलन, वृद्धि एवं विकास का आकलन जैसे और इंग्लिश में कहेंगे असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी हम किस तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट को असेस कर सकते हैं। अब तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेट की, वेट को कैसे असेस करें। सबसे पहले वजन की, या कहे कि विंगनिंग भी इसको बोलते हैं, वजन, वेट या वजन की जब हम बात करते हैं तो अभी हमने बताया है जन्म के समय तो कितना होना चाहिए बताओ कमेंट करके कि कितना वजन होना चाहिए। तो एट बर्थ, इंग्लिश में क्या कहेंगे, एट बर्थ यानी जन्म के समय। तो कितना होगा, 2.5 से 3.5 kg, ठीक है, 2.5 kg से 3.5 kg के बीच में वजन होना आवश्यक है। पर ठीक है, और फर्स्ट जो वीक होता है, फर्स्ट वीक में लगभग 10% वेट लॉस हो जाता है, लॉस है ना, लॉस इन ए वीक। जैसे जन्म लेता है उसके फर्स्ट वीक में लगभग बच्चे का 10% वेट जो है वो कम हो जाता है। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे का वजन जन्म के बाद, तुरंत बाद घटता है या बढ़ता है। तो ध्यान दीजिए, तुरंत बाद बच्चे का जन्म घटता है, यानी कि 1 वीक तक। फिर उस क्यों घटता है, क्योंकि बच्चा उस समय जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करता है और तो अपने बॉडी को मेंटेन करता है, नई एनवायरनमेंट में आता है, तो इस वजह से उसका घटता है। बाकी जब माँ के गर्भ में था तो सारा रेडीमेड अपनी माँ से ले ही रहा था, खा पी रहा था, यानी कि न्यूट्रिशन ब्लड के द्वारा वहाँ तक पहुँच ही रहा था। तो अब बाहर आकर उसको एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए कहीं ना कहीं जो है उसका वेट जो है घट जाता है, ठीक है। यानी कि लिख लो कारण क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग यानी फीडिंग जो है उसका क्या करता है, जीआई ट्रैक है, यानी हमारा पाचन तंत्र क्या करता है, ब्रेस्ट फीडिंग को पाचन तंत्र जो है कहीं न कहीं जो है अडेप्टेशन की वजह से जो है पाचन तंत्र का अडेप्टेशन हो करने में उसको थोड़ा सा समय लगता है, इस वजह से ये काम होता है, यानी 10% तक वेट घटता है। अब इसके बाद बात करते हैं, जब 5 से 6 माह का बच्चा हो जाता है तो 5 से 6 माह तक, यानी 1 वीक फर्स्ट वीक के बाद 5 से 6 माह तक प्रत्येक डे बच्चे में 25 से लेकर 30 ग्राम पर डे के हिसाब से वजन बढ़ता है। यानी फर्स्ट वीक में घटता है और फर्स्ट वीक में घटने के बाद 5 से 6 माह तक प्रत्येक दिन
25 से 30 ग्राम बच्चे में पर डे वेट बढ़ता है। देखिए घटता कब है? पहले वीक में। पहले वीक के बाद जब 5 से 6 महीने होते हैं तब तक रोज का 25 से 30 ग्राम वेट रोज का बढ़ता है। तो अब कहेंगे सर रोज का बढ़ता है तो 5-6 महीने में टोटल कितना हो जाता है? अरे भाई डबल हो जाता है। कितना हो जाता है? डबल हो जाता है, दुगुना। दुगुना और इंग्लिश में क्या आप कह देंगे? डबल। तो बच्चे का वजन कितने दिन में दुगना हो जाता है? जो तो भाई 5-6 महीने में दुगना हो जाता है। 5 से 6 महीने आप कह सकते हैं, 5 से 6 महीने में बच्चे का वजन कितना हो जाता है? डबल हो जाता है 5 से 6 महीने में। अब कहोगे सर ट्रिपल कब हो जाता है? अरे भाई तिगुना कब होता है? तो लिख लो भाई, तिगुना को भी लिख लो। तिगुना कब हो जाता है या ट्रिपल कब हो जाता है? या ट्रिपल हो जाता है भाई 1 साल लग जाती है। तिगुना वजन होने में कितना समय लग जाता है? पूरा 1 साल लग जाता है। तब जाकर बच्चे का वजन 3 गुना होता है। ठीक है, 3 गुना वजन 1 साल में होता है। दुगना कब होता है? 5 से 6 महीने में होता है। तो सर फिर बाद में आप कहोगे कि तिगुना तो बता दिया सर, 4 गुना कितने में होता है? तो भाई 4 गुने का भी बता देते हैं। 4 गुना कितने दिन में होता है? तो भाई लो 4 गुना कितने दिन में होता है तो उसको भी लिख लो क्योंकि ज़रूरी है और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये आएंगी एग्जाम में और इसलिए हम थोड़ा सा इस पर फोकस कर रहे हैं। तो 4 गुना 4x, ठीक है, या गुना लिख दो। गुना ये मतलब जो है मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया, ठीक है ना, इसका मतलब गुना, ठीक है ना, हिंदी में गुना बोलते हैं ना इसको, तो गुना इसको 4 गुना है ना, तो इस तरह से 4x लिख दिया, ठीक है। तो ये कितने दिन में होता है भाई? 2 साल में जाकर होता है 4 गुना। और 5 गुना कब होता है? 5 गुना होता है भाई 3 साल में होता है। और 7 गुना कब हो जाता है? 7 गुना हो जाता है 7 साल में। और 10 गुना 10 साल में। 10 गुना 10 साल में। तो ये 5 गुना और ये 4 गुना, ये 2 चीज़ को याद रखना है। बाकी दुगुना अधिकतर एग्जाम में दुगुना का पूछता है कि बच्चे का वजन दुगना कितने माह में हो जाता है? तो 5 से 6 माह में हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो इनको याद कर लीजिए बिल्कुल। तो दुगना कितने दिन में हो जाता है? 5 से 6 महीने में। 3 गुना 1 साल में। 4 गुना कितने दिन में? 2 साल में। 5 गुना 3 साल में। 7 गुना 7 साल में। 10 गुना 10 साल में। तो ये चीज़ें हैं जिनको आपको मुख्य रूप से याद करनी है। अब सर आप कहोगे सर और भी कुछ बताइए, बिल्कुल बता देते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले बच्चे में दांत कौन से आते हैं, कौन से दांत आते हैं, दांत वगैरह के बारे में और बता देते हैं, फिर क्लास को ख़त्म करेंगे। जो है कि फिर कल पढ़ाएंगे। रेगुलर क्लास मिलेगा आपको। आप पर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, सब दोस्तों को बताएं, जो है कि जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको रोज़ रोज़ क्लास देते रहे। टीथ की बात करते हैं, यानी दांत की बात करते हैं। दांत की जब बात करते हैं तो देखिए दांत 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और होता है परमानेंट। परमानेंट या प्राइमरी। प्राइमरी दांत को मिल्क या कहे कि दूध के दांत भी बोलते हैं, दूध के दांत भी बोलते हैं। और कहीं कहीं इसको जो है डेसिडियस भी बोलते हैं, और या कहीं कहीं इसको टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं। टेम्परेरी इसलिए कि ये परमानेंट नहीं है, यानी कुछ समय के लिए रहते हैं, 6-7 साल के बाद ये उखड़ जाते, इसलिए वो डेसिडियस या टेम्परेरी या मिल्क या दूध के दांत के नाम से इनको जानते हैं। परमानेंट वाले जो है हमेशा जो है रहते हैं। संख्या प्राइमरी टीथ की इनकी कितनी संख्या होती है? तो भाई इनकी संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20 होती है।
टोटल कितने दांत होते हैं? 20 होते हैं, टोटल 20 होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले कौन से दांत आते हैं। तो भाई पृष्ठचित कौन सा आता है? पृष्ठचित यानी प्रथम दांत कौन सा है? तो कोई बता सकता है? प्रथम दांत लोअर, हमारा जो है लोअर यानी नीचे वाला, जो यानी नीचे वाला जो जबड़ा है, यहाँ पर इंसीजर जो दांत हैं वो सबसे पहले आते हैं। लोअर जो में इंसीजर। और कब आते हैं? समय महत्वपूर्ण है, 6 मंथ में। बच्चे में प्रथम बार दांत कितने महीने में आ जाते हैं? 6 महीने में। बच्चे में वजन कितने दिन में दुगना हो जाता है? 5 से 6 महीने में। ये याद आपको रखना है। इंसीजर सबसे पहले आगे के दांत, इंसीजर दांत कौन से हैं? जो हमारे आगे के दांत आते हैं उनको इंसीजर दांत कहते हैं। कितने दिन में आ जाते हैं? 6 महीने में आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद और हम बता देते हैं, इंसीजर के बाद में कौन से दांत आते हैं? इंसीजर के बाद में ऊपर वाले दांत आते हैं। इंसीजर दांत तो इंसीजर ही आते हैं, पर ये नीचे वाले जबड़े में, वो ऊपर वाले में है, तो इनको कहते हैं अपर सेंट्रल इंसीजर। सेंट्रल क्यों? कि ये बीच में होते हैं, इसको लिए इनको सेंट्रल इंसीजर बोलते हैं। अपर सेंट्रल इंसीजर ये ऊपर वाले आते हैं 8 मंथ में आ जाते हैं। नीचे वाले कितने दिन में आ रहे थे? 6 मंथ में। ऊपर वाले कितने दिन में आते हैं भाई? ये आते हैं पूरे 8 मंथ में। अपर लेटरल इंसीजर, जैसे दो नीचे 2 ऊपर दांत, इनके बगल वाले दांत जो हैं इनको बोलते हैं लेटरल इंसीजर। सबसे पहले लोअर लेटरल इंसीजर, साइड वाले दांत है ना, जो बीच के 2 दांत है, 2 नीचे 2 ऊपर, इनके बगल के जो दांत हैं वो कितने दिन में आते हैं? अपर वाला इंसीजर 8 महीने में आता है। लोअर वाले लेटरल यानी बगल वाले दांत कितने दिन में आते हैं? तो ये 9 मंथ में आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना लास्ट बार एग्जाम जो हुआ था, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो लोअर लेटरल हो गया। अपर लेटरल की बात करते हैं। अपर लेटरल इंसीजर की बात करते हैं। अपर लेटरल इंसीजर कितने दिन में आते हैं? ये आते हैं भाई 10 मंथ में आते हैं, 10 महीने में आ जाते हैं ये, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करते हैं अपर फर्स्ट मोलार दांत कितने दिन में आते हैं? 13 मंथ में आ जाते हैं। लोअर मोलार कितने दिन में आते हैं? लोअर मोलार कितने दिन में आते हैं? तो ये 14 माह में आ जाते हैं। लोअर मोलार 14 महीने में आ जाते हैं। और हमारे अपर कैनिन, जो हमारे दांत हैं जो चिन्ह फाड़ने के काम जो आते हैं, वो 16 मंथ में आ जाते हैं, ठीक है, कैनिन जो है। और लोअर कैनिन कितने दिन में आते हैं? लोअर कैनिन आ जाते हैं भाई 19 मंथ में, ठीक है, 19 मंथ में आ जाते हैं। लोअर कैनिन 19 मंथ में आ जाते हैं। इस तरह से हमारे ये जो है दांतों का समय है, कब कौन कौन से दांत कहाँ कहाँ कैसे आते हैं। अब परमानेंट दांतों की बात कर लेते हैं कि परमानेंट दांत कब आते हैं। भाई तो इनका जो समय स्टार्ट होता है 6 साल से। पहले जो दांत रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेरी टीथ। और 6 साल बाद जो दांत आते हैं वो हैं परमानेंट। तो परमानेंट दांत कब आते हैं? 6 साल बाद आते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, 6 साल बाद जो है परमानेंट टीथ आते हैं।
अब परमानेंट दांत की बात करते हैं तो फर्स्ट मोलार इसमें कब आते हैं? 6 ईयर में आते हैं, है ना। लेटरल एंड सेंट्रल इंसिजर ये 7 से 8 ईयर में आते हैं, है ना। फिर प्री मोलार कब आते हैं? प्री मोलार एंड कैनिन ये 9 से 11 साल में आते हैं। और सेकंड मोलार कब आते हैं? तो ये 12 साल में आते हैं। और थर्ड मोलार कितने दिन में आता है? सेकंड मोलार देखिए, फर्स्ट मोलार और कैनिन 9 से 11 साल में, सेकंड मोलार 12 साल में, और थर्ड मोलार यानी डार्ट जिसको हम हमारी भाषा में हिंदी में कह सकते हैं उसको 18 ईयर। और जो विजिडम टीथ है, अक्कल दाढ़ जिसको बोलते हैं, वो कितने दिन में आती है भाई? ये बाद में आती है, जब अक्कल आएगी तब, है ना, 18 साल के बाद आती है। अगर किसी बच्चे में दांत समय अनुसार नहीं आए, यानी दांत समय के अनुसार नहीं आए, लेट दांत आते हैं, या जिसको कहते हैं डिले डेंटिशन, यानी दांत का समय से नहीं आना, उसको डिले डेंटिनेशन कहते हैं। ये कैसे व्यक्तियों में आता है होता है? ये क्रिटिनिज्म नाम का एक बीमारी होता है, उनमें दांत बहुत जो है लेट आते हैं। ये किसकी वजह से होता है? हाइपोथायरॉइड, यानी कि जिन बच्चों को कहीं न कहीं आयोडीन की कमी होती है, ऐसे बच्चों के जो है दांत थोड़ा लेट आते हैं, जिसको क्या बीमारी देते हैं? क्रिटिनिज्म, या कोजेनाइटल भी हो सकती है या बाद में भी हो सकती है। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल और यार दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाइए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और आप लोगों को हम क्लास लाते रहें। अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो कैसे पार पड़ेगी? तो फिर हम थोड़ा सा दिक्कत रहता है। यहाँ हम मेहनत करते हैं, तब जाके क्लास तैयार होता है, तब हम अपलोड कर इसको चलाते हैं क्लास को। तो आप लोगों से यही हमारा निवेदन है कि आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे हम नित्य प्रति आपको क्लास लाते रहें। कल मिलते हैं इसी समय। अगर आपका जो है सहयोग हमारे साथ रहा तो आपका फर्स्ट ईयर का 4 क्लास और 2 क्लास सेकेंड ईयर का एएनएम का, वो हम बहुत जल्द चालू कर देंगे। सहयोग नहीं रहा तो आप समझते हैं कैसे होगा, और टीचरों की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना। तो यही है, आपसे हमारा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।